बेटा हमने स्टार्ट करना है पार्टनरशिप से। हमें बेटा अगर आपको याद हो तो फॉर्म्स ऑफ हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है टोटल? 5 तरह की। कौन कौन सी थी बेटा वो? पहली हमने पढ़ी सबसे पहली सोल प्रोप्राइटर, देन हमने पढ़ा कौन सा? जॉइंट हिंदू, फैमिली बिजनेस, एंड नाउ हम पढ़ रहे हैं थर्ड फॉर्म। वो कौन सी है बेटा? वो है पार्टनरशिप। कौन सी है थर्ड? पार्टनरशिप। क्लियर? अब बेटा पार्टनरशिप में ये फायदा हो जाता है कई बार, जैसे इनिशियली कई बार पर्सन सोचते हैं कि यार मैं अकेला ये चीजें नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं सब कुछ अकेला कर सकूं, है ना? तो कि मैं यार इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, तो इतनी चीजें मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम क्यों ना हम पार्टनरशिप बना लें। पार्टनरशिप बनाने से क्या होगा? पार्टनरशिप बनाने से एक चीज आ जाएगी कि वहां पर हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? इनिशियल कैपिटल। क्लियर? यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर सबको कि नहीं? यस सर। श्योर? यस सर। तो इसीलिए बेटा बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो चाहते हैं कि यार क्यों ना हम मिलकर आगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें और एक फुल फ्लेज क्या बना ले बेटा? हम एक फुल फ्लेज पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर लें। क्या स्टैब्लिश कर लें? पार्टनरशिप। ताकि कल के दिन लॉन्ग टर्म में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम आगे बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, तो मैं कह रहा था जैसे कई बार फर्म्स को होता है उनके पास प्रॉपर फंड नहीं होता, तो वो क्या करते हैं आपस में 2 लोग मिलके कंपनी मतलब एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करा लेते हैं, जिससे कल के दिन उनका रिस्क भी बेटा शेयर हो जाता है, प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है, लॉस भी शेयर हो जाता है, और इनिशियल जो कैपिटल होता है वो भी शेयर हो जाता है। वो आपस में मिलके फिर कैपिटल भी शेयर कर लेते हैं। क्लियर? तो उसी पे बेटा हमारी थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बेटा? पार्टनरशिप। नाउ कहते द इनहेरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस paved the way for partnership as a viable option। कहते सोल प्रोप्राइटर में बहुत सारे डिसएडवांटेज होने की वजह से, कि उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे फाइनेंसिंग में डिसएडवांटेज है ना, और उसी की वजह से कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास एक ऑप्शन नजर आ जाता है उन्हें, कौन सा? पार्टनरशिप। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में काफी दिक्कतें होने की वजह से उन्हें एक ऑप्शन नजर आता है जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सर्व्स एज एन आंसर टू दी नीड्स ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिड स्किल्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। पार्टनरशिप क्या करता है बेटा? ये एक आंसर दे रहा है कि भाई इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ सकती है, कल के दिन आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इजिली, है ना? आपके पास स्किल बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनके स्किल्स ज्यादा होंगे, है ना? और शेयरिंग ऑफ रिस्क, कल के दिन रिस्क भी इजिली शेयर हो जाता है कि कल के दिन कोई रिस्क लग रहा है तो वो रिस्क भी इजिली शेयर कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? नाउ द फीचर्स। इसके बाद सॉरी उन्होंने कहा व्हाट इज पार्टनरशिप नाउ बेटा। अब उन्होंने बेटा पार्टनरशिप की एक प्रॉपर फुल फ्लेज डेफिनेशन दी है। क्लियर? पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस competent to make contracts। वो आपस में क्या करते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। अब वो क्या करते हैं? 2 लोग मिनिमम, ऑब्वियसली 2 लोग होने चाहिए जो आपस में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, जिसमें एक वो कॉन्ट्रैक्ट उस चीज का बनाएंगे जो एक लॉफुल बिजनेस हो। लॉफुल मतलब लीगल हो, कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकते। क्लियर? प्रॉपर लीगल होना चाहिए तभी आगे चलेगा। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको कह रहे हैं आगे पार्टनरशिप। क्या कह रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप। नाउ नेक्स्ट उन्होंने कहा द लायबिलिटी, सॉरी, अब बेटा जो पार्टनरशिप है वो एक एक्ट है। कहते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहां पर ये भी आप पढ़ लो, ये भी वही सेम चीज है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको याद करना पड़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, 1 मार्क में आ सकता है। आज आपका इवनिंग पेपर है, बताया था ना मैंने 8 o'clock। 8 o'clock
का आपका टेस्ट है आज, 25 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 से। सो कहते द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप, ये डिफाइन कर रहा है पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, जो दो लोगों का रिलेशन, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री है कि भाई उन्हें प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर करना है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो वो सारे आपस में काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, है ना, या फिर वो कोई एक काम कर रहा है और वो बाकी उसमें सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इसमें हैं। समझ गए कि या तो सब काम कर रहे हैं पूरी तरह से कि भाई सारे लोग सारे पार्टनर्स ही एक्टिव हैं, या सिर्फ क्या है मैंने पैसे दे रखे हैं काम कोई और कर रहा है, मींस मैं एक्टिव पार्टनर नहीं हूँ। क्लियर? ऐसा भी बेटा फॉर्म्स में होता है कि कई बार एक्टिव पार्टनर नहीं होते, तो ये चीज होने के भी चांसेस हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? नाउ कि जैसे कि जो जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया वो अपने शेयर्स बेच देता है तो वो पार्टनरशिप कर लेता है। नहीं बेटा, जैसे क्या है, वंशिका ने कहा कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर वंशिका ने कहा कि यार मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं इतना, क्योंकि बिजनेस बड़ा है हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, है ना, तो वंशिका ने वही अपना आइडिया दीक्षा के साथ शेयर किया, तो दीक्षा ने कहा ठीक है मैं भी करना चाहूंगी, तो तुम दोनों ने आपस में मिल के तुमने पार्टनरशिप बना ली कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब 20 लाख वंशिका ने लगाए, 20 लाख दीक्षा ने लगाए और दोनों ने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। अब कल के दिन अगर प्रॉफिट होगा तो भी दोनों में इक्वल बटेगा, लॉस होगा तो भी दोनों में इक्वल होगा, दोनों को लॉस सफर करना पड़ेगा। समझ गए? उसको पार्टनरशिप कहते हैं। समझ गए बेटा? पार्टनरशिप दो से ज्यादा लोगों में भी हो सकती है ना? हो सकती है, मिनिमम तो दो चाहिए ना, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, दो से ज्यादा हो सकती है, वो अलग अलग रूल है बेटा, पब्लिक प्राइवेट अलग अलग रूल है, आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, अभी सारी चीजें क्लियर होंगी। ये थोड़ी सी इसका थोड़ा सा ये जो पार्ट है पार्टनरशिप ये एक्सपैंडेड है आगे, इसमें काफी तरह के पार्टनर्स होते हैं। नाउ फीचर्स, फीचर्स का मतलब होता है बेटा पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं। कहते हैं डेफिनेशन गिवन अबव point to the following major characteristics of the partnership form of business organization। ये जो डेफिनेशन है कहते हैं ये हमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में बता रही हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन, जब पार्टनरशिप जब स्टैब्लिश होती है, बनती है, तो बेटा बनती कैसे है वो इसके बारे में सबसे पहला फीचर है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से चलता है जो कि 1932 है। याद रखना, आपको ये 1 मार्क में पक्का क्वेश्चन आएगा कि पार्टनरशिप एक्ट कितना है, तो आप ध्यान रखें कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये भूलना मत गलती से भी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, आगे और भी एक्ट आएंगे इसलिए अभी ध्यान से क्लैरिटी रखना। क्लियर बेटा? आगे तो बेटा इसको पहले रजिस्टर करना पड़ता है एक कंपनीज एक्ट में जो कि 1932 है, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में करना पड़ता है जो कि 1932 है, 1932 का एक्ट है उसमें देखा जाता है। क्लियर बेटा? तो इसके बाद जो पॉइंट आया वो ये है कि जब कभी भी अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है तो बेटा आपको पार्टनरशिप एक्ट में पूरी तरह से अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। सो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट, ये एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू जाता है, वेयर इन द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप among the partners, sharing of profit and losses and the manner of conducting the business are specified। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें कुछ लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें प्रॉपर सारी चीजें डिस्कस होती है, जिसमें बताया जाता है कि भाई कौन कितने % शेयर होगा। अब देखो कैसे, अगर हमने कहा एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी, ए लाया बेटा 60,000 और बी लाया 40,000, तो इनकी रेशो कैसे बनेगी, ये 0 से 0 कट हो गया सारे, ये बन गया 6:4, अगर हम इसको और कट कर दें तो ये बन गया 3:4। अब 3:4 हमने कहा कि फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ जी 10,000 का, तो 10,000 में ए को कैसे मिलेगा, 3 बाय टोटल, 3/2 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5, तो मतलब इनको मिलेगा टोटल 6,000 ए को, और ऐसे बी को कैसे बेटा, टोटल 10,000 इंटू 2/5, क्योंकि उसका 2 बाय टोटल, तो वो आएगा 4,000। तो ऐसे बटेगा, ये कितना बटेगा, 3:2 होगा, 1:1 होगा, 2:1 होगा, 4:1 होगा, जो भी रेशियो डिसाइड होगी वो बेटा पहले ही डिसाइड हो जाएगी।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद इसमें अब बताया जाता है कि भाई कौन कितना पैसा ला रहा है, कितने पार्टनर्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कौन, मतलब कौन बिजनेस कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट होगा, सब कुछ प्रॉपरली बताया जाता है। क्लियर? सो इट मे बी, यहाँ पर बेटा इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। देखो बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं चलेगी। एंड रन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, और मेन मकसद क्या होना चाहिए कि अगर आप चला रहे हो तो मेन मोटिव आपका प्रॉफिट होना चाहिए। सो दस टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पसेस विल नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। अगर कोई लोग चैरिटेबल उसके लिए कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, उसको बेटा अलग नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो आएगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में हमने पढ़ा फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसको किया जाता है, जिसमें प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, प्रॉपर बताया जाता है कि कौन कितना पैसा ला रहा है, किसका कितना शेयर होगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसके लॉस अगर हुआ तो किसको कितना देना पड़ेगा। और मोटिव क्या होना चाहिए, हमेशा ये याद रखें कि मोटिव हमेशा ही प्रॉफिट होना चाहिए, और जो आप काम कर रहे हो वो पूरी तरह से लॉफुल होना चाहिए, मतलब कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लायबिलिटी। जब बेटा अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें लायबिलिटी का केस क्या आएगा, कहते द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, जो पार्टनर्स होंगे बेटा, हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। मींस अगर कल के दिन आप कोई लोन रीपे नहीं कर पाए तो जो पार्टनर्स हैं उनके जो अपने पर्सनल एसेट्स होंगे उन्हें वो पे ऑफ करके वहां से लोन चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब कभी भी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच हो जाए साथ में तो बेटा उसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। और जब सिर्फ उतनी हो जितनी की आपकी जितना आपका शेयर है कंपनी में, तो वो है लिमिटेड लायबिलिटी। सो पर्सनल एसेट्स मे बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेट्स इन केस द बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर ऐसा हुआ कि आपके पास बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो कहते उनको अपने पर्सनल एसेट्स के को बेचकर सामान का, मतलब जो भी डेट्स हैं उनको पे करना पड़ेगा, उनको रीपे करना पड़ेगा। फर्दर द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। उनको बेटा पूरी तरह से वो मिलके या अकेले जैसे भी, बट उन्हें वो डेट पूरे करने पड़ेंगे। जॉइंटली ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स एंड दे कंट्रीब्यूट इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन बिजनेस एंड एज सच आर लायबल टू दैट एक्सटेंट। बेटा कई बार क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो डेट्स पे करने के लिए पूरी तरह से उनका रहेगा, और जितने हिसाब से उनकी रेशियो डिसाइड हुई है, जैसे मैंने अभी बताया था 3:2, उनको उसी रेशियो के हिसाब से आगे लोन भी पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं हुआ तो बेटा उनके पर्सनल एसेट्स अटैच होंगे साथ में। क्लियर? Individually too, each partner can be held responsible repaying the debt of the business. बेटा individually भी उन्हें कहते हैं पूरी तरह से डेट रीपे करने पड़ेंगे। However, such a partner can later recover from other partners. अगर जैसे दूसरे की उतनी हालत नहीं है रीपे करने की। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो उन्होंने कहा अगर कहते जैसे अब क्या है कि दीक्षा और हमने कहा दीक्षा और वंशिका पार्टनर हैं, इनमें से कोई एक है जो पे नहीं कर पा रहा तो कोई दूसरा उसकी मदद करेगा और बाद में उससे वो रिकवर कर लेगा। पहले मदद कर सकता है क्योंकि आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन का देखना है। क्लियर? सो कहते हैं however such a partner can later recover, वो बाद में रिकवर कर सकता है an amount of money equivalent to the shares and liability defined as per the partnership agreement। जो लाइबिलिटी के हिसाब से है वो उस हिसाब से उतनी चीजें रिकवर बाद में कर सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्टनरशिप के फीचर्स। पहला फीचर हमने पढ़ा फॉर्मेशन, दूसरा फीचर हमने पढ़ा लायबिलिटी, तीसरा हम पढ़ रहे हैं रिस्क बियरिंग। बेटा कौन कितना कितना रिस्क एसोसिएट है किसके साथ कितना, वो चीज हम पढ़ेंगे। सो द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। बेटा उन्हें टीम बन के मींस आपस में मिल के उन्हें सारी चीजें हैंडल करनी होती हैं। कल के दिन कोई ऐसा नहीं कि भाई ये आप इसमें वो हो तो आप मतलब एक पार्टनर कोई दूसरे पे डाल दे, ऐसा नहीं, उनको टीम बन के काम करना पड़ेगा। सो द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो रिवॉर्ड होते हैं बेटा वो प्रॉफिट की फॉर्म में वापस आते हैं।
which are shared by the partners in an agreed ratio. जो पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं और एक agreed ratio में शेयर करते हैं. So however, they also share losses in the same ratio in the event of the firm incurring losses. अगर कोई लॉस हो रहा है तो बेटा लॉस को भी इक्वल शेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उतना ही जो रेशियो है उस हिसाब से. बेटा किसी को यहाँ तक कोई डाउट इन 3 पॉइंट्स में? No, sir. No, sir. तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा पार्टनरशिप में आज? सबसे पहले क्या पढ़ा? फॉर्मेशन. दूसरा क्या पढ़ा? लायबिलिटी. तीसरा क्या पढ़ा? रिस्क बेयरिंग. Bearing. क्या पढ़ा बेटा? रिस्क Bearing. नाउ द Bearing. नेक्स्ट अगला पॉइंट आया बेटा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. बेटा बताओ क्या ये सोल प्रोप्राइटर की तरह पूरी तरह से इसमें डिसीजन मेकिंग पावर है? No, sir. Not नहीं ना, quick. क्योंकि हाँ, क्योंकि इतना क्विक डिसीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर पर्सन ज्यादा हैं, एम्प्लॉइज ज्यादा हैं. समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, मतलब sir. सॉरी, पार्टनर्स ज्यादा हैं इसलिए आपको सोच के डिसाइड करके चीजें करनी पड़ेंगी. सो द पार्टनर्स share amongst themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities. वो कहते हैं पूरी तरह से क्या करेंगे, वो कभी भी कोई एक्टिविटी कंट्रोल करनी है तो उन्हें कहते हैं आपस में मिल के सोचना पड़ेगा. बिना मतलब ऐसे नहीं कि कोई अकेला अपने अपने डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं हो पाएगा. So decisions are generally taken with mutual consent. जो डिसीजंस होंगे बेटा वो म्यूचुअल कंसेंट से होंगे, आपस में प्रॉपर डिस्कशन से होंगे. ऐसे नहीं होगा कि कोई अपनी मनमानी करे. क्लियर? Thus the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts of all the partners. अब बेटा जो भी एक्टिविटीज होंगी वो जॉइंट एफर्ट्स के बेसिस पर होंगी, वो पूरी तरह से आपस में जुड़कर होंगी. ये नहीं होगा कि अलग अलग हैं कि आपस में आप अकेले डिसीजन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता. आपको जॉइंटली आपस में सोच कर डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी आप आगे डिसीजन ले सकते. क्लियर? अभी तक बेटा हमने पढ़ा पार्टनरशिप में, सबसे पहले पढ़ा हमने फॉर्मेशन, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा बोलो? Liability. लायबिलिटी. थर्ड हमने क्या पढ़ा? रिस्क बेयरिंग. फोर्थ हमने क्या पढ़ा? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. फिफ्थ कॉन्टिन्यूटी. बेटा क्या सोल प्रोप्राइटर में कॉन्टिन्यूटी थी? No, sir. No, No, sir. sir. कॉन्टिन्यूटी वहां पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के चांसेस हैं. Yes, sir. सो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है कॉन्टिन्यूटी. सो बेसिकली पार्टनरशिप में एक पॉइंट आता है कि अगर कोई भी एक पार्टनर को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फ्लक्चुएशन हो गई किसी भी एक पार्टनर को, तो ऑटोमेटिकली जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहीं पर कोलैप्स कर जाएगी, वहीं पर एंड अप हो जाएगी, है ना. जैसा सोल प्रोप्राइटर में था ऐसा ही. बट जॉइंट हिंदू फैमिली में ये नहीं था. जॉइंट हिंदू फैमिली में ये बेनिफिट था कि जो नेक्स्ट जो सक्सेसर होंगे वो बन पाएंगे. तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है. So partnership is categorized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring an end to the business. इससे बेटा business end up हो सकता है. However, the remaining partners may, if they so desire, continue the business on the basis of a new agreement. अगर remaining कल के दिन कुछ ऐसा decide कर रहे हैं कि नहीं यार हमें इस partnership को continue रखना है, तो वो अपने बेसिस पर उसे कर सकते हैं. बट अगर एक भी पार्टनर कहीं से उन्हें कुछ हो गया तो वहीं पर कोलैप्स कर जाएगी सारी पार्टनरशिप. क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है.